आज जो पांचों राज्य हैं उनकी चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ। बड़ी बातें यह है कि 15 जनवरी तक कर्फ्यू लग गया है चुनावी प्रचार पर। जी हां, चुनावी प्रचार का कर्फ्यू 15 जनवरी तक। रैली नहीं कर सकते, रोड शो नहीं कर सकते, इसी के साथ जो नुक्कड़ पर सभाएं होती थी वो भी नहीं। हां, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। जो बड़ी बातें हैं, 7 चरणों में होगा उत्तर प्रदेश में मतदान। इसके साथ पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, इन जगहों पर एक ही फेज में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। और फिर मणिपुर, जहां 2 फेज में होगा, 27 फरवरी को और 3 मार्च को वोटिंग होगी। और सभी जगहों पर गिनती होगी 10 मार्च को। 10 मार्च को यह तय हो जाएगा कि कौन होगा इन 5 राज्यों में मुख्यमंत्री, किसका होगा राज तिलक। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश से लेकर सबके लिए सबसे बड़ी लड़ाई है। सबसे पहले हम आपको चुनावी तारीखों का ऐलान सुना रहे हैं। हम आपको सुनाएंगे योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ प्रचंड जनादेश की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 10 मार्च आएगा, बीजेपी साफ हो जाएगी, ये कहना अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं वर्चुअल तरीके से। जब रैलियां होनी है उसको लेकर भी, रैली पर जो रोक लग रही है उसमें उनका कहना है कि डिजिटल मीडिया में, यानी जो आप YouTube, मोबाइल पर, स्मार्टफोन्स के जरिए या फिर किसी भी डिजिटल तरीके से आप देखते हैं अगर किसी रैली को, तो उनका कहना है अखिलेश यादव का कि इसमें बीजेपी हावी है, तो उन्हीं का बाहुबल है, डिजिटल बाहुबल, जिसकी वजह से अन्य पार्टियों को नुकसान होगा। आइए आपको सुना देते हैं पहले, जब आज तारीखों का ऐलान किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, फिर सुनाएंगे राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो आ रही। All elections of 5 states will be conducted in 7 phases. I will give you the I will read it and I will give Total 7. Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. The date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. Last time 2017, the election was announced on 4th of January, and the counting was on 11th, and here we are announcing on 8th. So we are squeezing the time as also and the phases also. अभी तारीखों का ऐलान आपने सुन लिया, लेकिन अब जरा आपको वो सियासी जंग भी सुनाते हैं जो तमाम पार्टियों में छिड़ गई। चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, रैली रोड शो पर रोकथाम हो गई, 15 जनवरी तक अब कैंपेन पर कर्फ्यू है एक तरह से। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, सुनिए। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। जल्दी से आपको जरा दिखा देते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, फिर 3 मार्च और 7 मार्च को वोटिंग होगी। 7 फेजेस में काउंटिंग 10 मार्च को। अगला दिखाइए, अगला दिखाइए। ये देखिए, पहला जो चरण का मतदान है वो 10 फरवरी को होगा, उसके बाद से 14 को, 20 को, 23 को, 27 को और फिर 3 और 7 को। अब हम आपको अगला राज्य दिखा देते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक फेज 14 फरवरी, काउंटिंग 10। ये सब याद करना बड़ा आसान है। देखिए, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, तीनों रट लीजिए। ये तीनों में 14 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 मार्च को वहां पर काउंटिंग होगी। तीनों में वही है, चाहे वो पंजाब हो, उत्तराखंड हो, जो पंजाब आप अभी देख रहे थे, और अब गोवा भी दिखा दीजिए। गोवा में भी वही है, 14 को वोटिंग होगी और 10 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी। फिर मणिपुर में आ जाइए। इसके बाद मणिपुर इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां पर 2 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं, जहां पर 27 मार्च और 3 फरवरी को वोटिंग होगी। माफ कीजिएगा, 27 फरवरी और 3 मार्च को वोटिंग हुई और फिर 10 को
काउंटिंग हो जाएगी। तो 10 को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। पांचों राज्यों का हमने आपको बता दिया है। जल्दी से आपका परिचय खास मेहमानों से करा दें। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। डॉक्टर एमएच खान प्रवक्ता समाजवादी बीएसपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय कुमार जी डायरेक्टर सीएसडीएस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय त्रिवेदी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं मैं। अनुराग भदौरिया जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? क्योंकि आज गौरव भाटिया जी, अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि आप लोग हावी हैं अन्य प्लेटफॉर्म्स पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, तो उनको लग रहा है कि थोड़ा सा इलेक्शन में जो है फेयर प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिलेगा, यानी अन्याय हो जाएगा छोटी पार्टियों के साथ। हालांकि सबसे बड़े दावेदार आपके खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी वही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इसके खिलाफ वो चुनाव आयोग को लिखेंगे। सबसे पहले तो डेट्स पर आपकी प्रतिक्रिया और उसके बाद दूसरा इस बिंदु पर। गौरव भाटिया। गौरव जी। अंजना जी, जैसा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी जो घोषणा की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा, उसका स्वागत किया है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान करती है और जो नागरिक हैं उनकी जान से बढ़ के कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कोविड महामारी में जान है तो जहान है, और मैं समझता हूं उसी मूल्य को, उसी मंत्र को आगे बढ़ाया है निर्वाचन आयोग ने। हमें पूरा विश्वास है कि अगर प्रचार का माध्यम बदला भी है तो भी हमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बदली हुई परिस्थितियों में हम अपने आप को ढाल लेते हैं और केवल चुनाव के वक्त हम काम नहीं करते हैं। हमने सालों साल काम किया है जनता के लिए। जनता हमें आशीर्वाद देगी और प्रचंड बहुमत से पांचों प्रदेशों में हमारी सरकार बनेगी। अब आप जो बात उठा रही थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आएंगे, तो मैं पीछे से नहीं वार करता, इसलिए आंकड़े बाद में दूंगा। लेकिन एक बात और कहूंगा, सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था मुंगेरी लाल जो 400 सीटों की बात कर रहा था वो अब अपनी निद्रा से उठा है और खंबे और बम्बे में इनकी पूरी राजनीति सीमित है। खंबा खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अभी तो घोषणा ही करी थी, 10 मिनट के अंदर आके कहने लगे कि हमें संभा और समय मिल जाए। और बम्बा, मैं इसलिए कहता हूं बम्बा जो है वो कहते हैं टोटी को भी। तो आप भी जानती है किस तरह से सरकारी बंगले से इन्होंने बम्बा उतार लिया था, टोटी उतार ली थी। वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली। आपको एक सेकंड टोक रही हूँ। आप ही के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए। केशव जी, स्वागत है आपका आज तक पर। काशी मथुरा की हुंकार भरने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी, धन्यवाद अंजना जी, बहुत बहुत जी। चुनावी तारीखों का दबदबा और माहौल तो आप लोगों ने पहले से ही बना दिया है। आज तारीखों का ऐलान हो गया है, तो सबसे पहले तो जो निश्चित तौर प्रचार पर कर्फ्यू है 15 जनवरी पर तक, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे और कितने तैयार। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने तिथियों का ऐलान किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और 15 जनवरी तक जिस प्रकार से निर्देश दिया गया है आयोग के द्वारा चुनाव प्रचार का, हमारी पार्टी उसका स्वागत भी करती है, उसका पालन भी करेगी, क्योंकि लोगों की सुरक्षा या आयोग ने भी जिम्मेदारी समझी है, हम लोग भी उस जिम्मेदारी को समझते हैं और उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। और 2022 का चुनाव भी 2017 की तरह भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ 300 से अधिक सीटों के साथ विजय दिलाने वाला होगा। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य जो उनके छोट भैया दल हैं, वह सारे राजनीतिक दलों को जनता सबक सिखाएगी, कमल खिलाएगी, क्योंकि कमल सुशासन, विकास, सुरक्षा का कमल है जी। सर, ये जो फिलहाल प्रचार पर एक तरह से कर्फ्यू है 15 जनवरी तक, इससे आप लोग खुश हैं? आप लोगों को लग रहा है कि डिजिटली हो पाएगा, वर्चुअली इतने लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, या मन में कुछ शंकाएं हैं? देखिए, ये खुश और नाराज होने का विषय नहीं है अंजना जी। ये विषय लोगों के बीच में कोरोना तीव्र गति से और न फैले और इसका निर्णय आयोग ने लिया है, तो हम इसकी जरूरत समझते हैं। इसलिए ये खुश होने का या नाराज होने का विषय ही नहीं है, यह जरूरत की बात है। हम लोगों को एक बीमारी के, एक महामारी के संकट में झोंके, उसकी तुलना में आयोग ने जो एक निर्णय लिया है, निर्देश दिया और 15 जनवरी के बाद
फिर से समीक्षा करके जो अगले निर्देश होंगे वो देने की बात कही है, तो हम तो इस प्रकार के निर्णय का स्वागत करते हैं अखिलेश जी तो और नाराज इसके हैं, सर। अनुसार हम अपनी तैयारी करेंगे, केशव जी। इसके आधार पर हम अपना प्रचार प्रसार करें। उप मुख्यमंत्री जी नहीं, अखिलेश श्री जी तो अखिलेश नाराज यादव हैं। जी वो कह नाराज रहे हैं नहीं कि हैं, आप लोग अंजना हावी जी। हैं, उन्होंने डिजिटल चुनाव- बाहुबल आप लोगों का चलता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आप लोग हावी रहते हैं। नहीं अंजना जी, मैं आपको बताऊं क्या सच्चाई है। श्री अखिलेश यादव जी को यह पता चल चुका है कि वह 2017 की तरह 2022 में भी अर्धशतक भी लगाने की स्थिति में नहीं है और चुनाव वो हार रहे हैं। उनको जब पता चल गया तो जैसे ही चुनाव आयोग ने तिथि घोषित की, उन्होंने साहस का परिचय दिया। इसके लिए धन्यवाद देता हूं। एडवांस में अपनी चुनावी पराजय को स्वीकार किया। पराजय स्वीकार कर लिया? पराजय कहां वो स्वीकार कर रहे हैं सर? वो तो 400 सीट का दावा कर रहे हैं, 3 सीट छोड़ रहे हैं आपके लिए। मैंने कहा वो 400 सीट जो है, कि मैंने एक पहले भी कहा, आज फिर आपके साथ भी कह रहा हूं, किसी टेंट हाउस से 400 उनको कुर्सियां मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उनको 400 विधायक नहीं दे सकती। गुंडागर्दी का राज नहीं वापस हो सकता, दंगा राज वापस नहीं हो सकता, माफिया राज वापस नहीं हो सकता, जमीनों पर कब्जा करो राज्य वापस नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार करके मतलब जा करके तिजोरियों में भर भर के नोटों को दबा करके रखने का राज वापस नहीं हो सकता। लोग सुशासन चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। जो भाजपा की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को 5 वर्षों में देने का काम किया है। उन्होंने पराजय ही स्वीकार किया है, सीधे नहीं स्वीकार कर सकते। उन्होंने आयोग के ऊपर एक आरोप लगाते हुए स्वीकार किया। जी, इतना काम किया सर, तो मथुरा का राग क्यों छेड़ना पड़ा आपको? ये तो जो हमारे विपक्षी मित्र हैं, उनके दिमाग में अयोध्या का नाम आ जाए तो उनको कोई जैसे एलर्जी हो जाती है, काशी का नाम आ जाए एलर्जी हो जाती है, मथुरा में कन्हैया जी का नाम आ जाए तो एलर्जी हो जाती है। ये राग छेड़ने का विषय नहीं, ये तो विकास करने का विषय है। हम अयोध्या का विकास नहीं करेंगे, काशी का विकास नहीं करेंगे, प्रयाग का विकास नहीं करेंगे, विंध्याचल धाम का विकास नहीं करेंगे, चित्रकूट धाम का विकास नहीं करेंगे, मथुरा का विकास नहीं करेंगे, वृंदावन का विकास नहीं करेंगे, तो किसका विकास करेंगे? अच्छा, क्या केवल हम भी जाकर के कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते रहेंगे क्या? अच्छा, मथुरा की बारी है, जब आप कह रहे थे तो क्या तात्पर्य था, क्या करना है मथुरा में? नहीं, तो वो तो मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं। उसका जो अर्थ निकालने वाले अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य अयोध्या की तरह, काशी की तरह, अन्य तीर्थ स्थलों की तरह मथुरा का भी विकास करना है और उस विकास में उनको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। सपने में भगवान श्री कृष्ण जी आ जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं श्री अखिलेश बाबू अभी 25 साल नहीं आओगे, 22 में तैयारी बंद करो, 27 में करना तैयारी शुरू करो। तो वह विषय अंतर करने की कोशिश करते हैं। अरे सर, तो मंदिर तो तुष्टीकरण पहले की से ही वहां राजनीति पर है करने की ना? कोशिश करते हैं। जी, मंदिर तो है ही ना सर वहां पर। मंदिर तो अयोध्या में भी था। मंदिर तो अयोध्या में भी था। क्या मंदिर अयोध्या में नहीं था क्या? मंदिर तो काशी में भी था। क्या काशी में बाबा विश्वनाथ जी का भव्य धाम नहीं बनना चाहिए था क्या? अयोध्या में तो सर तो ये टाट में मंदिर है रामलला नहीं है, थे ना? इसका तो सवाल ही नहीं है। अयोध्या में तो रामलला टाट में थे ना, यहाँ पर तो मंदिर है पहले से। ठाट में थे तो ठाट से अब उसका धूमधाम से मंदिर भगवान रामलला का बन रहा है। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है और मथुरा में कन्हैया जी का धाम भी दिव्य रूप से बनेगा। उसका मतलब उसे मस्जिद और ईदगाह से जोड़ करके ना देखा जाए, मथुरा और वृंदावन के विकास से जोड़ करके देखा जाए। ठीक है, अब चलिए ये बताइए कि इस बार भी सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हो रहा है और फिर पूर्वांचल की तरफ जाएगा। कहां पर अपने आप को मजबूत देख रहे हैं आप? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं जो ये गठबंधन हुआ है अखिलेश जी का जयंत चौधरी के साथ, भारी तो नहीं पड़ेगा? मुश्किल शुरुआत में ही तो नहीं आ जाएगी? लगता है अंजना जी अखिलेश जी अगर इस याददाश्त को न रखें तो समझ में आता है। अभी 2019 में भी बसपा भी इनके साथ थी, सपा, बसपा और लोकदल तीनों साथ थे और तीनों के साथ होने के बाद हम 64 सांसद के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने का काम किए हैं। पश्चिम से हो, पूरब से हो, मध्य से हो, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हर प्रकार से हर क्षेत्र में चुनाव के लिए तैयार है और चुनाव के लिए तैयार है। जो 2017 का रिजल्ट था उससे भी अच्छा रिजल्ट 2022 का होगा। अरे लेकिन सर पूर्वांचल में बड़ी ताकत झोंकी ना आपने,
पूरा एक कॉरिडोर से लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, विकास, ये एक्सप्रेसवे, वो एक्सप्रेसवे, माना जा रहा है कि आप लोग पूरी गोटियां वहां पर अपनी सजा कर रखे हुए हैं। तो कहीं पूर्वांचल से शुरू हो रहा है, टोन न गलत सेट हो जाए, मन में है ही आशंका एग्जाम से पहले। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार अखिलेश जी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं है। श्री अखिलेश जी विकास के मार्ग के बैरियर थे, बाधक थे। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके कारण से खलबली मची है विपक्ष के अंदर। उनको लग रहा है कि बदहाली की प्रतीक सपा, बसपा, कांग्रेस नहीं आ सकती, भ्रष्टाचार के प्रतीक नहीं आ सकती। सुशासन का प्रतीक, विकास का प्रतीक, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का प्रतीक, भर्तियों को भ्रष्टाचार से मुक्त करके बाहर लाने का प्रतीक, भाजपा का कमल ही खिलेगा। जनता ने मन बना करके बैठा। आखिरी सवाल उप मुख्यमंत्री जी, पिछली बार जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे 2017 में और जो ये प्रचंड जनादेश आया था, आप अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश बीजेपी के, इस बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर आ रहे हैं चुनावी मैदान में, क्या भूमिका देख रहे हैं इस बार? और बहुत दिन तक सर हमारी सेना, बहुत दिन तक आप कंफ्यूजन बना के रखे सर सीएम पोस्ट को लेके। अब तो दिल में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन न था, न है, न कभी होगा। हम 2017 से भी ज्यादा ताकत में, आज आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम 2 डिप्टी सीएम उनके सहयोगी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश का जो और नेतृत्व वर्ग है वह सारा का सारा है, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा हमारे साथ खड़ा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रभाव आभा मंडल है उसका प्रभाव हर दिल तक उनका स्थान है, हर व्यक्ति तक उनका स्थान है। मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, कमल के फूल के लिए लोग मन बना करके बैठे हुए हैं। या विपक्षियों को मालूम है, इसीलिए कोई ना कोई बहाना खोजना शुरू करेंगे, कोई ना कोई ऐसी बातें करना शुरू करेंगे। जब चुनाव हार जाएंगे तो कह देंगे कि चुनाव आयोग ने कहा था कि नहीं आप रैली नहीं कर सकते इसलिए हम चुनाव हार गए, हमारे पास संसाधन नहीं थे इसलिए हम चुनाव हार गए, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो गई इसलिए चुनाव हार गए। सब बहाने तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता उनको किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में वापस नहीं देखना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आज तक पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका यह मानना है कि जीत बीजेपी की ही होगी और योगी सरकार ही फिर से बनेगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया लेकर सुप्रिया जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। भदौरिया जी, अभी पहले भी बातचीत हो रही थी कि जैसा बच्चा एग्जाम लिखने जाता है तो पहले से ही इरेजर मेरा खराब है, पेंसिल टूट गई, मैं पेन खराब है, इस तरह की बहानेबाजी तो नहीं हो रही है? क्योंकि कोविड का टाइम है और ये लगातार हम सब कह रहे थे ना कि रैलीज होना ठीक नहीं है, रोड शो होना ठीक नहीं है, तो ऐसे में सबको तरीके तो खोजने पड़ेंगे ना भदौरिया जी। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पर हावी है बीजेपी, बाकियों को नुकसान होगा। अनुराग जी, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल उससे ही बड़ा है, लोकतंत्र का सवाल है। अभी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है कि सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे सबको बराबरी का मौका देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। एक बात। दूसरी बात, अभी डिप्टी सीएम मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनका फूल मुरझा गया है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई है, क्योंकि वो यही चाहते ही हैं। अर्धशतक लगाने की बात कर रहे थे, बैट पकड़ना उनको आता नहीं। पहले उनसे कहो पहले क्रिकेट तो खेलना है, बैट तो पकड़ना आ जाए। अर्धशतक की बात करते हैं और माफियाओं की बात कर रहे थे, माफिया क्रिकेट खेल रहा है। ये तो कह रहे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। योगी जी देख ही नहीं रहे, योगी जी जनता के साथ खेल रहे हैं, माफिया क्रिकेट खेल रहा है। सोचो आप, ये हालत है, माफिया की बात कर रहे थे। अच्छा, अब रैली रोड शो नहीं होगा तो क्या प्लान है? समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है, क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा? नहीं, जाहिर सी बात है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग की अभी चूंकि चुनाव आयोग ने बोला है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात कह सकते हैं। अब चुनाव आयोग भी तो बताएगा ना कि कैसे वो हमें दूरदर्शन पे कैसे टाइम अलॉट करेगा, कैसे आकाशवाणी में देगा, कैसे आपकी जो चैनल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको कैसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि इस तरह का चुनाव पहली बार इस देश के अंदर में हो रहा है। तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी कि सभी को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र के जो स्तंभ है उसको मजबूत करने के लिए वो कैसे सभी पार्टियों को, सभी दल को कैसे मौका देता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कैसे उसको कंट्रोल करेगा, ये भी तो जिम्मेदारी होती है ना। क्योंकि अब तो होर्डिंग पोस्टर लगेंगे नहीं, तो अब तो होर्डिंग पोस्टर या प्रचार तो आपके माध्यम से होगा। अब आपके माध्यम को कैसे चुनाव कंट्रोल करेगा, चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन यह तय है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में 10 मार्च को बदलाव देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ बाईसाइकिल की सरकार होगी। और योगी जी तो वैसे ही बिस्तर बुरिया समेट चुके पहले से, क्योंकि वहां कई सीएम दावेदार हो गए। तो मैं तो उनसे कहता काहे सीएम की दावेदारी कर रहे हो, सरकार ही नहीं आ रही है तो फिर दावेदारी किस
बात ठीक है की सुप्रिया आप जी, खुश रहिए सुप्रिया कि जी, ठीक है समाजवादी की ठीक है, सरकार एक आ रही कमेंट है। इस पर भी, ये जो अब रैलियों पर और इस सब पर रोक लगा है कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर। इसी के साथ जब 5 राज्यों को आप देखते हैं तो यहाँ जो पंजाब एक शोरशॉट माना जाता था कैप्टन अमरिंदर के अंडर, उसमें भी आम आदमी पार्टी बड़ा डेंट मार के फ्रंट रनर, मुझे लगता है संजय जी भी मुझसे सहमत होंगे, फ्रंट रनर के तौर पर आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है ही कहा जा सकता है। चुनौतियां इन 5 राज्यों में जो है उसमें कांग्रेस पार्टी को किस तरह से आप जगह देंगे? सुप्रिया जी। धन्यवाद आपका अंजना जी। और मैं थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा बनाना चाहूंगी। हंसी आ रही थी मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बातें सुनकर। हंसी इसलिए आ रही थी कि देखिए राजनीति में क्या क्या नहीं करना पड़ता है। राजनीति में आज तक पर आकर बोलना पड़ता है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और ऐसा सर फुटा हुआ है लखनऊ में आके, पता करिए दोनों लोगों के बीच में। अब तो AK शर्मा जी भी खड़े हो गए, उनको भी लोग बधाइयां दे रहे हैं अग्रिम की आप बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। तो भाजपा के अंदर जो अंतर्द्वंद है उसके बारे में तो बाद में चर्चा की जाएगी, लेकिन थोड़ी हंसी इसलिए आ रही थी, वो इतने सारे विकास के काम गिना रहे थे और आपने उनसे डायरेक्ट सवाल भी पूछा। बेचारों ने चाइना का एयरपोर्ट दिखा दिया, सोच लीजिए, अमेरिका की सड़कें दिखा दी, बंगाल के पुल दिखा दिए, आंध्र प्रदेश के बांध दिखाने पड़े। अरे काम किया होता तो अपने काम दिखाते, लेकिन यहाँ पर तो उल्टी ही नैया चल रही है। खैर वो छोड़िए। प्रियंका गांधी जी ने आयोग के निर्णय के बहुत पहले हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया था कि हम कोई भी मास सुपर स्प्रेडर इवेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैलता दिख रहा है और इस वेरिएंट का जिस तरह से इन्फेक्शन रेट दिख रहा है, जरूरी है कि हम सब रिस्पॉन्सिबल रहें। और मैं इसका स्वागत करती हूं। मुझे लगता है कि आयोग ने जो किया है 15 तारीख तक, और वो कह रहे हैं डायनामिक सिचुएशन है, आगे रिव्यू करके करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये नई धरातल पे हकीकत है और इसका स्वागत करना चाहिए, इसकी कॉग्निसेंस लेके आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई जैसे आपने शायद सपा के बारे में कहा कि उन्होंने अगर कोई अभिव्यक्ति करी है इस पर, तो आई थिंक आयोग इसका कॉग्निसेंस लेकर उस पर अपना जवाब देगा। लेकिन जिम्मेदार पार्टियों को बिल्कुल इसको मानना चाहिए और किसी भी तरह से कोरोना को रोकने में मदद करनी चाहिए। हम सब लोगों ने देखा कि असम और वेस्ट बंगाल में होने के बाद क्या उसका नतीजा हुआ था। मैं एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ, आपने पंजाब की बात पूछी। 5 राज्यों में चुनाव है, जी हाँ 5 राज्यों में चुनाव है, और 5 राज्यों में चुनाव जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, घमंड और जो किसानों के साथ इस देश में हुआ है उसके खिलाफ लड़ा जाएगा। 5 राज्यों के लोग ये जानते हैं कि लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त का पिता आज भी मोदी जी के साथ मंच पे बैठता है, अमित शाह जी के साथ मंच पर बैठता है। 5 राज्यों के लोग ये जानते हैं कि वोट से बड़ी दूसरी कोई चोट नहीं होती है। तो आप देखिएगा क्या हाल होगा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन ये हाल होना जरूरी है लोकतंत्र में, दम और अहंकार टूटना जरूरी है लोकतंत्र में। खान साहब, आपकी क्या राय है 15 जनवरी तक ये जो प्रचार कर्फ्यू लगा है, रैली, रोड शो, इन सब पर? और इसी के साथ आज हमने सतीश चंद्र मिश्र को भी सुना, वो कह रहे थे कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नकल करके बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास नारा दिया है। जरा समझाइए ये लॉजिक और कैसे चलेगा, जमीन पर क्या असर दिख रहा है? आप लोग का प्रचार तो वैसे भी नहीं दिख रहा था सर, कुछ समझ नहीं आ रहा मामला इस बार बीएसपी का। अंजना जी, आप वही जो चुनाव आयोग कह रहा है वही काम हम बहुत पहले से कर रहे हैं। हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं। हमारे 60 से 70% कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, वो अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमने पहले से ही तैयारी कर रखी है। अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा अगर हमने दिया है, तो हमारी जब सरकार बनी तो हमने 12-14 मुसलमान मिनिस्टर बनाए, 10-12-14 हमने ब्राह्मण मिनिस्टर बनाए, सभी जात बिरादरियों को बनाया। और ये सबका साथ सबका विकास करके क्या किया इन्होंने? एक टिकट नहीं मुसलमान को दिया, एक टिकट नहीं दिया, और एक को बनाया तो वो भी अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यक बिरादरी का आदमी है, वो उसको बनाया इन्होंने। तो इनका नारा तो फेल हो गया। दूसरी बात देखिए, अभी डिप्टी सीएम आपके बात कर रहे थे, इस पैनल में बैठा किसी आदमी ने ईवीएम का नाम नहीं लिया। उन्होंने ईवीएम का नाम लिया कि ईवीएम का थोपा जाएगा। तो इसका मतलब ईवीएम का खेल करने वाले हैं क्या? ये ईवीएम को का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम हैक हो सकती है, और ईवीएम का नाम लेने का मतलब ये हो गया कि आप बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। जो कि महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए, उस पर बात नहीं किया। आपकी डिप्टी सीएम ने बात नहीं किया महंगाई पर, आपके डिप्टी सीएम ने बात नहीं किया कि गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ रहा है, उसको कम करेंगे नहीं कम करेंगे। उन्होंने महिलाओं के अत्याचार पर बात नहीं किया, उन्होंने पेट्रोल डीजल पर बात नहीं किया, उन्होंने किसानों की बात नहीं किया, उन्होंने ईवीएम पर जरूर जोर देके बात किया। तो ये उनकी मंशा है
बहुजन समाज पार्टी जमीनी हकीकत में जुड़ी हुई है। हाँ। और देखिएगा 2022 में बहुजन समाज पार्टी ही सरकार बनाएगी। आप इनको कम आंकने की कोशिश मत करिए अंजना जी। आप हमने जो काम आज चुनाव आयोग कर रहा है वो पहले से हम कर रहे हैं। अब तब आप पूछ रहे थे बहन जी कहाँ है, अब पूछिए नरेंद्र मोदी जी कहाँ है, अब पूछिए अखिलेश यादव जी कहाँ है, अब पूछिए योगी आदित्यनाथ कहाँ है, अब पूछिए सारे नड्डा जी कहाँ है, और इतने लोग कहाँ है आप पूछिएगा। आप इसी बात को पूछ लीजिएगा इन लोगों से। अब तुम लोग कहाँ गायब हो गए? सबकी बाइट तो आ रही है आज, सब आ रहे हैं सामने, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन मायावती जी आज भी सामने नहीं आ रही है, इसीलिए पूछा जा रहा है उनके बारे में। एक बार जल्दी से जो दो न्यूट्रल लोग हमारे साथ बैठे हैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर गौरव जी आप बोलिएगा। जल्दी से आपके पास आते हुए संजय जी, जो अभी की परिस्थितियां हैं और ये हम जो 7 फेज में यहाँ पर वोटिंग देख रहे हैं, 10 को नतीजे आएंगे, रैली रोड शो का रोकथाम, डिजिटल पर क्या बीजेपी का दबदबा, किसको आप एक एज के साथ देख रहे हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर आप राजभर तरीके से भी बोलना चाहें, क्या परिस्थिति आपको दिख रही है सर? देखिए अंजना जी, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और इन राज्यों में अगर देखें, आप यूपी की बात करें, बाइपोलर कंटेस्ट है, लेकिन फिर भी बीएसपी भी चुनावी मैदान में और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। तो एंटी बीजेपी वोट का एक तरह से बंटवारा हो रहा है और इसका फायदा बीजेपी को मुझे मिलता हुआ यूपी में दिखाई पड़ रहा है। गोवा की बात करें, गोवा में भी बीजेपी के शासन था, लेकिन वहां भी कमोबेश यही है। वहां पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, तृणमूल कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस जिस रूप में 2017 में थी उसका बिल्कुल रूपरेखा बदल चुकी है। पूरे कांग्रेसी अलग अलग पार्टियों में जा चुके हैं। तो मल्टीपोलर कंटेस्ट वहां है और इसका फायदा बीजेपी को होगा। और वहां किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस पार्टी को बहुमत पाएगा, इस पर तो प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा, लेकिन वहां भी मुझे बीजेपी दूसरी पार्टियों से आगे दिखाई पड़ती है। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है। आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत तो नहीं मुझे दिखाई पड़ती, लेकिन हाँ निश्चित रूप से वो 5-7-10% वोट वाली पार्टी मुझे आज दिख रही है। और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में वहां दिख रही थी। जिस तरह से बीजेपी ने शासन चलाया उसके हिसाब से कांग्रेस को वहां चुनाव जीत जाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है और इस वजह से वहां भी एंटी बीजेपी वोट्स बट रहे हैं और बीजेपी मुझे वहां भी आगे दिखाई पड़ती है। जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में चूंकि एकदम मल्टीपोलर कंटेस्ट है और उसमें आम आदमी पार्टी मुझे दूसरी पार्टियों से आगे दिखाई पड़ती है, लेकिन पंजाब की स्थिति कुल मिला के मुझे एक हंग असेंबली जैसी दिख रही है। तो हंग असेंबली पंजाब की स्थिति दिखती है, गोवा की स्थिति हंग असेंबली दिखती है, लेकिन उत्तराखंड और यूपी में मुझे बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है। हंग असेंबली में भी जहां जो मैंने कहा, गोवा में भी बीजेपी मुझे आगे दिखाई पड़ती है। मणिपुर में छोटा राज्य है, वैसे तो गोवा भी छोटा राज्य है, लेकिन मणिपुर के बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। कांटे की टक्कर दिखती है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। खरी खरी आपने आज सुनाई है सबको, सब ध्यान से सुन रहे होंगे, सबके मन में अपनी अपनी बातें आ रही होंगी। लेकिन विनोद जी, जो बात एक एक करके पार्टी वाइज हर राज्य का उन्होंने समझाया, जिस भी राज्य में कोई रीजनल पार्टी का दबदबा बढ़ता है वहां कांग्रेस एकदम ही नीचे लुढ़क जाती है। और ये आम आदमी पार्टी दिल्ली वाली जाकर अलग अलग राज्यों में अब कांग्रेस की जो स्थिति है उसको नीचे करती हुई, ये अपने आप में एक ट्रेंड हम पिछले दिनों में देख रहे हैं। और बीजेपी के लिए बहुत कुछ दाव पर है, क्योंकि डबल इंजन मोदी योगी, अब ये 24 के पहले यूपी से टोन सेट होगा। नहीं अंजना जी, देखिए बिल्कुल सही बात है। बीजेपी का एक स्टेक्स ज्यादा है, 4 राज्यों में उसकी सरकार है, उसको अपनी से 4 राज्यों की सरकार बचानी है और पंजाब में उसको एक कोशिश करनी है कि वो अपनी एक अलग हैसियत बना सके, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिना अकाली दल के, कैप्टन साहब को साथ लेकर के। संजय जी ने भी आकलन किया राज्यवार, उनका अपना आकलन है। मेरा उत्तर प्रदेश के बारे में मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 4 चतुष्कोणीय चुनाव नहीं हो रहा, पहले भी होता रहा है। सपा अलग लड़ी है, बसपा अलग लड़ी है, कांग्रेस अलग लड़ी है, भाजपा अलग लड़ी है। और जो 2002 में भी जब बीजेपी की सरकार थी तब भी एंटी बीजेपी वोट जो है अलग अलग था और बीजेपी हार गई थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 4 दल चुनाव लड़ रहे हैं तो बीजेपी जीत ही जाए या बीजेपी जो है वो अलग अलग, क्योंकि गणित नहीं होता है, यहाँ रसायन का काम ज्यादा है। अब मुझे अभी चतुष्कोणीय चुनाव होते जरूर है, लेकिन मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधनों के बीच में उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस और बीएसपी
किसका वोट कहां काटेंगे और कैसे कहां उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ये एक अलग सवाल है। पंजाब की स्थिति बहुत ही मुझे कंफ्यूजिंग लग रही है, क्योंकि किसानों की भी एक पार्टी, आम आदमी पार्टी के जिक्र किया संजय जी ने, लेकिन किसानों की जो पार्टी बनी है, जो राजेवाल ने जो बनाई है, और चौधरी जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसका वोट काटेंगे, किसका नहीं काटेंगे। और चन्नी साहब जो एक नए प्लेयर के रूप में उभर के आए हैं, चन्नी साहब को अंडर एस्टिमेट करना मुझे लगता है शायद भूल होगी हम लोगों की, क्योंकि दलित वोटों के साथ साथ उनका जो पॉलिटिकल मूव्स हैं वो आप देखिए, वो मुझे लगता है जितना उनको हम लोग शुरू में अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो काफी कुछ जो है कांग्रेस को मुकाबले में ले आए हैं, जो कांग्रेस बिल्कुल एक एक लाइन का आप दोनों से एक मैं कमेंट चाहती हूँ अग्निहोत्री जी आपसे और संजय जी से, क्योंकि राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी सुन ही लेंगे शायद, उसके बाद से उनसे 2-3 सवाल जल्दी लेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होता हुआ देख रहे हैं आप संजय जी? क्या तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ किसानों की नाराजगी, जो जाट वोट है, जो जाट पंचायत लगातार राकेश टिकैत कर रहे थे, ये सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी? नहीं, बिल्कुल न्यूट्रलाइज नहीं होगा, लेकिन हाँ, जितना नुकसान बीजेपी को हो सकता था अगर ये कानून वापस नहीं लिए जाते, उससे नुकसान कम होगा। लेकिन अभी भी जाटों के बीच में गुस्सा है, और जाटों का वोट समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पक्ष में जाने की पूरी उम्मीद है। अग्निहोत्री जी? हाँ, नहीं, मैं सहमत हूँ संजय जी के आकलन से कि अभी पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ है, और उसका एक संकेत आप ये देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैली मेरठ पे हुई थी, उसमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या बहुत कम थी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग जब आते हैं स्थानीय, तो बसों से नहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आते हैं, ये एक पैमाना है। तो कुल मिला के अभी गुस्सा कम जरूर हुआ होगा, लेकिन बाकी जो राकेश टिकैत जी ज्यादा बताएंगे, लेकिन अभी आरएलडी और सपा का जो गठबंधन है वो एक मजबूत चुनौती के रूप में उभर सकता है भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन भाजपा को मैं अभी कमजोर इसलिए नहीं आंकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गैर जातियां हैं, जो किसान जातियां हैं, उनमें अभी भी भाजपा के लिए एक क्रेज भी बरकरार है। ठीक है, राकेश टिकैत जी दिखाइए उनको जरा, जल्दी से उनसे 2-3 सवाल लेते हैं। जी, स्वागत है सर आज तक पर। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, 7 फेज में होगा। आप तो खैर उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब भी घूम रहे हो, हर जगह आप घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो इन रैलियों में आप? बीजेपी के खिलाफ प्रचार अभी भी जारी है आपका? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अब तो रैली रोड शो पर रोक लग गई है सर, तो फिर आपके पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? कैसे अपनी बात पहुंचाइएगा और कौन सी बात कह रहे हैं आप? नहीं, हम तो अपनी बात कह रहे किसानों को, आम जनता को कह रहे। क्या कह रहे? हम तो अपनी बात कह रहे, जनता समझदार है, जो कुछ उनको करना होगा जनता कर लेगी। आज तो ये है ना, चुनावी घोषणा होगी आज, जनता समझदार है। हाँ। जनता इन उस पर नहीं जाने की कि ये 1 महीने से ही सारी चीज फ्री होगी देश में। मेडिकल का क्या हाल है, रास्तों का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल हो रहा है, फसलों के रेट नहीं है, बिजली कल की है कि छूट दी है 50% दी। हाँ। भाई ये कितने दिन चलेगी? आप बिलों को वापसी कर सकते थे, आधे रेट कर सकते थे। हरियाणा में 15 रुपया है किसानों पे बिजली का रेट, और यहाँ पे 175 रुपए है, तो बहुत अंतर है हरियाणा में यहाँ पे। तो ये सारे सवाल हमारे हैं, ये कंपटीशन में, हर पॉलिटिकल पार्टी के कंपटीशन में सवाल आने चाहिए। देखो देश में क्या हो रहा है कि सब लोग, ये वोट कैसे मिलेगी? सिर्फ वोट चाहिए, विकास के नाम पे, किसी नाम पे और कोई मामला देश में चल ही नहीं रहा। वोट चाहिए, हमको वोट दे दो, और कोई मामला नहीं है, वोट चाहिए बस। ज्यादा खराब स्थिति है गांव की। हमने दूध की पॉलिसी में बताया, भाई दूध की पॉलिसी आ रही है, और दूध की पॉलिसी से वो किसान मरेगा जो मजदूर हैं, जिसके पास में 1 बीघा भी जमीन नहीं है। दूध का ज्यादातर व्यापार वे लोग करते हैं, वे महिलाएं करती हैं, जिनके घर में कोई और संसाधन नहीं है, वे अपने बच्चों को दूध से ही पढ़ाती है। अच्छा, ये बताइए, दूध बेचती है, कित्तू में काम करती है। हाँ, ये बताइए सर कि अब तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, ठीक है ना? 10 तारीख से, फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएगी। अब जरा बताइए, अभी तक तो आपका शेड्यूल चलता था कि आज मैं पंजाब में हूँ जी, आज मैं वहां हूँ, आज मैं यहाँ हूँ। अब तो मुजफ्फरनगर में कमरे से क्या करोगे आप? कहाँ पे क्या बोलोगे? क्या सिस्टम है आपका? हम तो अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो बात है भाई, अपना सचेत रहो। अरे भाई, वही तो कह रही, अब तो रैली नहीं कर पाओगे आप, अब रोड शो नहीं कर पाओगे सर, सभा भी नहीं कर पाओगे। हम कहाँ रोड शो कर रहे हैं? हम तो 20, 30, 50 लोग अपने रहते हैं, जो हमारे रूटीन के चीज हैं, उसमें कहते हैं। रोड शो की दिक्कत तो पॉलिटिकल पार्टी को होगी, उसकी भी इजाजत नहीं है। अब उसकी भी इजाजत नहीं है। नहीं है तो ठीक है। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग जिसमें 5 लोग हो सकते हैं, सिर्फ यही कहा गया है।
तो ठीक है, कम से कम ये पंडा तो छूट जाएगा ना, जो खर्चा होता था उससे निजात मिल जाएगी। कहाँ से खर्चा करते थे? नहीं, यही तो करते थे, पॉलिटिकल पार्टी वालों को पूछो ना आप इनसे। ये तो ठीक कहा। हमको चुनाव लड़ रहे क्या? ये जनता समझदार है, ये अपने आप कर लेगी, ये समझदार है पूर्ण रूप से जनता। आपके दो लाइनें जो है ना, यही आपका रामबाण है। कुछ भी पूछो, या बोल रहे हैं किसके खिलाफ बोल रहे हैं, किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, जनता कर लेगी। जनता बहुत समझदार है, गांव वाले गांव वाले बहुत समझदार हैं, ये सोच समझ कर करेंगे अपना काम, अपना समझदारी से काम लेना। भाई पंजाब में भी जाते हैं तो बीजेपी के ही खिलाफ बोलते हैं आप? नहीं, हमने ये कहा कि हमें पंजाब में या किसी में भी, क्योंकि वहां पे कुछ किसान जत्थेबंदी के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको चुनाव वाले मैटर में जाना ही नहीं। ना हम किसी के पक्ष में जाएंगे, ना किसी के विरोध में जा रहे हैं हम। हमने जो कुछ कहना था जनता को कह दिया, और जनता खुद समझदार है, उसको लाभ हुआ होगा इस पार्टी से, भाई इनको वोट लियो। आपको नुकसान हुआ होगा तो किसी दूसरे को दे लियो, क्योंकि आंदोलन रहेगा तो ये किसान गांव जिंदा रहेंगे। आंदोलन कमजोर रहेगा तो सब बर्बाद होंगे। आंदोलन पर मजबूती रखो। सरकार तो आती जाती चीज है, किसकी आएगी किसकी बनेगी, हमें सरकार से मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार तो हमने किसी की 13 बनेगी महीने ना, तक आपने देखा, किसी की तो सरकार बनेगी ही। टिकैत बन साहब, जाएगी। कोई तो तय करेगा ही देश की बनेगी नीति तो। और नियति, इसी में से नीति चुनना तय है, करेगा। इसी में से चुनना है। क्या हम तीनों अपने कृषि आंदोलन को कानूनों मजबूत की रखेंगे। वापसी? देखो जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी को मजबूत रखते हैं। हाँ। अजी हमारी सरकार आवेगी, हमारी आओगी, हम कह रहे हैं कि हम अपने आंदोलन को मजबूत रखेंगे। सरकार किसी की भी आओ, अगर वह गांव के खिलाफ काम करेगी तो हम उसके खिलाफ मूवमेंट करेंगे। हम अपने संगठन को मजबूत रखते हैं, हम भी अपना काम करेंगे। हमारे पे क्या चुनाव आचार संहिता लग रही है। नहीं, लेकिन बीजेपी का तो यह आरोप है ना कि आप सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ काम करते हैं। तमाम जो किसान आंदोलन वाले हैं वो अपने अपने घरों को वापस लौट गए, आप अभी भी कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। नहीं, कौन से के खिलाफ करा ये बताओ। हम सरकार की पॉलिसी के खिलाफ करते हैं। अगर सरकार की पॉलिसी खराब होगी तो हम उसकी पॉलिसी बताएंगे। बीजेपी तो एक पार्टी है, ये तो खामखा हमारे चिपट रहे। बीजेपी एक पार्टी है, सरकार और बीजेपी एक चीज है क्या? या तो ये बता दो आप हमको। ये दोनों को रास्ते अलग अलग करने पड़ेंगे। आप बहस करो कि सरकार और पार्टी एक ही होती है क्या? सरकार अलग होगी, पार्टी अलग होगी, दोनों को अलग अलग काम करना पड़ेगा। अगर सरकार किसी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेगी तो हम खिलाफत करेंगे। सरकार अपना काम करें, हमारा मामला है सरकार से, किसी पार्टी से नहीं। पार्टी अपना काम करे, पार्टी सरकार को क्यों अपने में आती है? इस पे देश में बहस होगी, नया इशू छिड़ेगा कि सरकार और पार्टियां अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें बहस होनी चाहिए देश में। ठीक है, करेंगे बहस, कर लेंगे, सब जो भी होगा देख लेंगे। धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। गौरव भाटिया जी, चुनौतियां बड़ी हैं और जाटलैंड में खास तौर पर देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव की शुरुआत हो रही है। आपने टोन सुन लिया, और खुद संजय जी या फिर अग्निहोत्री जी जो आपको एज दे रहे हैं कई राज्यों में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सच्चाई भी बता रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ही वो इकलौती पार्टी है जिसने जो भी गाइडलाइंस निर्वाचन आयोग ने तय करी हैं उसका स्वागत किया है। मैंने समाजवादी पार्टी की बात तो करी, खंबे से लेके बम्बे तक की राजनीति उनकी है। कांग्रेस पार्टी पे भी मैं कुछ कहूंगा, हम भी माहौल खुशनुमा कर देते हैं। ये सीट नहीं बताएंगे लेकिन चुनाव जरूर लड़ाएंगे। इनसे पूछते कितनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, नहीं बताएंगे। और आपको मालूम है हम तो तैयारी करेंगे कैसे डिजिटल रैली हो, जो वोटर है उनके संपर्क में आए। कैम्ब्रिज एनालिटिका से बात करेंगे कांग्रेस पार्टी। अरे भैया 1 लाख व्यूज चाहिए, खरीद सकते हैं क्या? थोड़ा दबदबा बना रखें। और जहां बहुजन समाज पार्टी की बात है तो मैं एक बात और बता दूं, मायावती जी तो खुश हैं, कह रही है 5 साल तो मैं निकली नहीं बंगले से, अब तो और निकलने की जरूरत नहीं है, अब तो घर से बैठ के ही अगर हाथ हिलाना होगा तो हम हिला देंगे। और अंजना जी, विरोधाभास कोई ऐसा वैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं लड़की महंगाई कम करोगे, बताओ महंगाई कम कर पाए हो नहीं कर पाए हो? महंगाई कम कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो?
बहन कुमारी मायावती जी शांत कराइए अंजना जी, इनके बीच में कोई बोला था क्या? ठीक है खान साहब पत्थर के हाथी को हटाइए। ये हाँ। आपत्तिजनक बात है, आपत्तिजनक बात है। हाँ हमारी हाँ, पार्टी सब आपत्तिजनक। एक साथ नहीं ऑडियो नीचे करना पड़ेगा सर। देखिए हम लोगों ने हल्ला बोल में एक नियम बनाया है, सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन प्लीज जिसका नाम ले वही बोले। बीच में ये बोलने से ना व्यूअर भी हाथ में रिमोट है उसके, सबको अच्छा नहीं लगता ना, दोनों की बात कैसे सुनेंगे? आप लोग भी जाते होंगे लोगों से मिलने, लोग कहते हैं सब चाय एक साथ करते हैं टीवी पे। प्लीज एक दूसरे का सम्मान कीजिए, अपनी बात रखिए। नहीं करेगा, आप अपनी पार्टी के बारे में बात करिए, हम पार्टी अपनी ठीक है, कैसे चलाते हैं उसके हम बाद जानते बोल हैं। लीजिएगा। आप ठीक, हमारी पार्टी कैसे चलेगी आप अरे बताएंगे गुस्सा क्या? शांत, आप बताएंगे हम अपनी गुस्सा पार्टी कैसे शांत, गुस्सा शांत। नहीं गुस्सा शांत नहीं वंजना जी, हम अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे इनसे ठीक। सीखेंगे। ठीक। अंजना जी ये गलत आप बात भी है। तो मेरे बीजेपी समय पर में फैसला बोल ले रहे रहे आप कहेंगी हैं, आप भी समय तो खत्म कह हो रहे हैं कि गया। बीजेपी को ऐसा करना चाहिए। आवाज नीचे कीजिए, चलिए जल्दी जिसका नाम लूं उनका चेहरा दिखाइए, ऑडियो मत दिखाइए प्लीज, टाइम कम है सबकी, अपनी जल्दी मुझे प्रतिक्रिया लेनी है। गौरव जी बात पूरी कीजिए। अंजना जी देखिए कितने बड़े गिरगिटान है कांग्रेस पार्टी वाले, यहाँ पे कह रहे थे हमने तो उत्तर प्रदेश में रैली जो है वो रद्द कर दी। ये देखिए पंजाब चन्नी जी का कल का ट्वीट है, मतलब पंजाब में कोविड नहीं है, वहां रैली चल रही है, वो कह रहे हैं भीड़ आएगी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में रद्द कर दिया। ठीक दूसरी है। बात, उत्तर प्रदेश में लड़की कह रही है, बरेली में जो घटना हुई है, लड़की हूं तुम पर भड़की हूं। 40% आप उत्तर प्रदेश में बात करती है, पंजाब और उत्तराखंड में क्यों नहीं करती? मैं उत्तराखंड में था, वहां पे तो इन्होंने 40% की बात नहीं करी। ये इनका दोहरा रवैया है। और एक ही बात कहूंगा, डबल इंजन सरकार फिर से आएगी, योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद मिलेगा, और आप देख लीजिएगा। ठीक है सर, वक्त की कमी, वक्त की 22 कमी। सीटें नहीं आएंगी समाज। भदौरिया साहब जी देखिए नहीं, जो उस पर रिएक्शन दीजिएगा, ये वाला ईवीएम और ये सब तो नहीं सुनाई देगा 10 मार्च को। सुन तो लीजिए आप, वैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बोला आपके समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है किसी के समझ में नहीं आया। क्या बोल रहे थे उनकी समझ में शायद आया होगा, हमें आश्चर्य उनके समझ में भी नहीं आया होगा। डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, डबल तरीके से लोगों को बेरोजगारी दी है, डबल तरीके से महंगाई दी है, डबल तरीके से लोगों को यहाँ पे किसानों को रौंदा गया है, हर चीज अर्थव्यवस्था भी डबल तरीके से तोड़ी है। तो डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को डबल धोखा दिया है। 10 मार्च को तय हो जाएगा। सुप्रिया जी कंक्लूडिंग रिमार्क। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कोविड में तैरती लाशें, हाथरस में पीड़िता जो जिंदा जलाई जाती हैं लड़कियां उत्तर प्रदेश में, वो आपको 10 मार्च को जवाब देंगी। इतने सशक्त नारे को, लड़कियों की आवाज को भाजपा के लोग ही मखौल बनाकर बोल सकते हैं, क्योंकि यही इनका असली चरित्र और चेहरा है। ये उत्तर प्रदेश बताएगा कि झोला उठाने का वक्त 10 मार्च को आ गया है, बोरिया बिस्तर भाजपा तैयार कर ले। चलिए 10 मार्च को वैसे जनता तय कर ही देगी किसके लिए झोला उठाने का वक्त है और किसके लिए कुर्सी पर बैठने का। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।